हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है मुद्रा, बचत एवं साख। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा और समझाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे और समझेंगे इसका क्या क्या यहाँ पे है। तो सबसे पहले जान लें कि मुद्रा के बारे में। तो आपको पता है मुद्रा आजकल जो है मुद्रा की जो भूमिका है वो बहुत ही काफ़ी बढ़ गई है। मुद्रा की भूमिका बहुत काफ़ी बढ़ गई है। मतलब देखा जाए कि आजकल का जो अर्थव्यवस्था है पूरा मुद्रा पे डिपेंड है। अगर ये मुद्रा हटा लिया जाए आपके लाइफ से, हमारे लाइफ से अगर मुद्रा हटा लिया जाए, मुद्रा नाम का जो चीज़ होता है, जो रुपया होता है, अगर उसको हटा लिया जाए तो अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। जितना सारा काम होता है, उत्पादन का काम हो गया, आपका विनिमय का काम हो गया, उपभोग का काम हो गया, प्रणाली जितना भी विनिमय प्रणाली हो गया या वितरण प्रणाली हो गया, सभी इसी पे डिपेंड है, मुद्रा पे डिपेंड है। और इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से भी पढ़ेंगे। मुद्रा, बचत, साख, पूरा चैप्टर इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एक मार्शल नाम का अर्थशास्त्री है, उन्होंने बोला था कि हम मुद्रा जो है आधुनिक प्रगति का एक अगर श्रेय दिया जाए, आधुनिक जो अभी प्रगति, जो देश प्रगति कर रहा, कोई भी देश है ना, अगर प्रगति कर रहा उसका अगर श्रेय दिया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ मुद्रा को ही दिया जाएगा श्रेय। ओके, चलिए तो फिलहाल अब हम जानते हैं कि मुद्रा के इतिहास के बारे में जानते हैं कि मुद्रा का इतिहास क्या है। आपको पता है प्राचीन काल में जब मुद्रा का आविष्कार जब नहीं हुआ था तो लोग क्या करते थे, वस्तु विनिमय करते थे, है ना, एक दूसरे से लेन देन करते थे। चाहे चावल के बदले आटा ले लिया, गाय के बदले खेत ले लिया, है ना, कोई जानवर के बदले कुछ और सामान, यानी कि सामान से सामान, एक सामान से दूसरे सामान, ये मतलब लेन देन करता था। उसको बोलते थे क्या, वितरण प्रणाली बोलते थे, विनिमय प्रणाली। क्या बोलते उसको, विनिमय मतलब लेन देन, विनिमय मतलब लेन देन करना होता था। पहले जमाना में इसी तरह होता था। लेकिन जब मुद्रा का आविष्कार हो गया तो ये सब खत्म और बहुत ही इजी हो गया, लेन देन का मामला आसान हो गया। आराम से उसको वितरण कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं। उत्पादन की जितनी सारी आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो गई मुद्रा के आविष्कार होने से। तो अब हम जानते हैं कि मुद्रा का तो आविष्कार हो गया, लेकिन हमको ये भी जानना पड़ेगा कि जब वस्तु का विनिमय का कार्य चल रहा था तो उसमें कुछ ना कुछ तो समस्याएं आ ही रही थी। इसी कारण समस्या को खत्म करने के लिए ही मुद्रा का आविष्कार किया गया है। लोग अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते बढ़ाते, जब आवश्यकता बढ़ते गई तो सोचा कि अब मुद्रा का आविष्कार होना, जिस तरह से तांबा वगैरह, पीतल, है ना, इस तरह से मुद्रा हर जमाने में, हर युग में अलग, कहीं सोना का मुद्रा भी चला है, कभी चांदी का भी चला है, कभी तांबा का चला है। इस तरह से अब अभी हम लोग कागजी मुद्रा, ये मुद्रा सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप जानते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली में जो होने वाली कठिनाइयां हैं, यहाँ पे 6 कठिनाइयां आपके सामने यहाँ पे हाजिर है। सबसे पहले है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव होता था। अब इसको जानते हैं आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव के मतलब क्या होता था। जैसे कि एक कहानी दिया हुआ किताब में कि एक आदमी रहता है, ठीक है, और उसको नदी पार करना होता है। तो नदी पार करना होता है तो नाव, जो नाविक होता है, नदी चलाने वाला, तो वो बोला यार तुम जब नदी पार करोगे तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, पैसा तो जमाना था नहीं। तो बोला मुझे हाथी का दांत चाहिए। अब बेचारा हाथी का दांत कहाँ से लाए, तो पता चला अच्छा उस व्यक्ति के पास, दूसरा व्यक्ति के पास हाथी के दांत है। गया उसके पास दौड़ के, तो उन्होंने बोला कि आपको हाथी के दांत लेना है तो मुझे कपड़ा चाहिए। मतलब बदली में तो कुछ चाहिए ना। जैसे अभी हम लोग कुछ खरीदना चाहते हैं तो पैसा मांगता है, पैसा सब जगह पैसा ही तो बोलता है सबका। लेकिन उस टाइम अलग अलग डिमांड था, जिसकी जो आवश्यकता था उसके बदले वो बेच दिया। किसी को घर आवश्यकता है, गाय बेच दिया। किसी को खेत आवश्यकता है तो बैल बेच दिया। मतलब सबका अलग अलग आवश्यकता था, उसी का आवश्यकता अनुसार जो है उसका कीमत जो है तय करता था। तो अब गया शर्ट, अब बेचारा के पास शर्ट भी नहीं था, मतलब जो पहन के वो नहीं, अलग से कुछ शर्ट तो नहीं था। अब क्या करें, वो किसी और तीसरा आदमी के पास गया तो उन्होंने बोला अगर आपको शर्ट लेना है तो आपको एक वायर देना पड़ेगा, जिसको तार बोलते हैं। कुछ ना कुछ डिमांड किया तो वो मतलब खुदा न खास्ता उसके पास था वो, नहीं तो पता नहीं कितना दूर भटकता। वो तार गया, उसको दिया तो शर्ट लिया, वहाँ से शर्ट लिया तो वहाँ से फिर जिसके पास हाथी का सींग था उससे लिया, उस सिंह लिया और फिर जाके नदी पार किया। तो इस तरह से आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मतलब आवश्यकता जो पल रहा था, ठीक है, तो दोहरे संयोग का अभाव हो रहा था। दूसरा मूल्य के समान मापक का अभाव, मतलब जो मूल्य, जो कीमत था उसका सही से मापन नहीं किया जा रहा था कि इसका क्या कीमत होगा, इसकी कितनी कीमत होगी। मतलब गाय के बदले अगर हम चावल ले रहे हैं या घी के बदले हम चावल ले रहे हैं तो कितना चावल पे कितना घी होगा, ये हम मूल्य के समान मापक का अभाव था, ये नहीं हो पा रहा था, ठीक है। फिर है मूल्य के संचय का अभाव, है ना, मूल्य के संचय का अभाव हो रहा था। मतलब संचय मतलब जमा करना इम्पॉसिबल हो जा रहा था। क्योंकि जैसे कि कुछ ऐसे जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, मतलब 2 दिन 3 दिन बाद सड़ जाएगा।
तो ये तो संचय नहीं कर सकते भविष्य के लिए, इसको सजा के तो नहीं रख सकते। लेकिन आजकल क्या है, एकदम पहले से बैंक बैलेंस ये वो पूरा सजा के रख दो, मेरे आने वाला जो दादा पोता नाती वगैरह यहाँ पे ऐश मौज करेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखो है ना, आराम से बाप का रखा हुआ है, दादा का कुछ ये है वो है, बहुत लोग है साहब जो आराम से मस्ती कर रहा है, ठीक है। तो मूल्य के संचय का भी अभाव हुआ करता था वस्तु विनिमय प्रणाली में। फिर है सह विभाजन का अभाव। सह विभाजन का अभाव का मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ का विभाजन करने में, बंटवारा करने में प्रॉब्लम होती थी। अब कोई चीज़ हमको ज़रूरत है ना, मेरे पास एक कोई जानवर है मान लेते हैं, और हमको कोई चीज़ ज़रूरत है, और वो जानवर जो है और जो चीज़ ज़रूरत है, हम जान रहे कि वो चीज़, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई जानवर है या कोई गाय है मेरे पास, ठीक है, हमको चावल लेना है, तो हम जान रहे हैं हमको चावल की भी आवश्यकता है, गेहूं की आवश्यकता है, और बहुत कुछ की आवश्यकताएं हैं। तो उस एक गाय में उस सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, लेकिन सब एक दुकानदार के पास नहीं, अलग अलग है। अब हम अलग अलग दुकानदार पे चावल गाय को कैसे हम बेचेंगे, कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सह विभाजन के अभाव यहाँ पे होता था। भविष्य के भुगतान की कठिनाई, भविष्य में इसको भुगतान का मतलब ये समझे कि जैसे कि किसी ने उधार ले लिया, किसी जानवर के बारे में किताब में दिया हुआ है, इसलिए मैं बार बार जानवर का नाम ले रहा हूँ। किसी ने जैसे बोला कि भाई मुझे गाय दे दो उधार पे, है ना। अभी तो बैंक से या किसी से उधार लेते हैं, 200 रुपये उधार दे दो यार, 1 साल में लौटा देंगे, चलो ठीक है, पैसा लिया तो पैसा लौटा दिया। लेकिन उस टाइम गाय लिया, अब गाय लिया तो बेचारा उस टाइम मतलब क्या होता था, ये जो देगा गाय उसको भी प्रॉब्लम, और जो लेगा तो वाह वाह है। गाय लिया, दूध पी रहा, गोबर जो हो रहा उससे सारा मतलब ईंधन का काम कर रहा, मतलब सारा कुछ हो रहा, और 2 साल में गाय को लौटा दिया। तो जो ऋण जो दिया है, जो ऋण दाता था, जो देने वाला था, उसको कुछ फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया, कुछ 1 रुपया मिला, जो गाय के बदले गाय ही मिल गया। तो भविष्य में भुगतान की कठिनाई, भुगतान करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो मतलब लेन देन में प्रॉब्लम, जो ऋण दाता हो या लेने वाला हो, ये आपस में मतलब ऐसी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जा रहा था। मूल्य हस्तांतरण की समस्या, अब मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। मान लेते कोई आदमी यहाँ पे बस रहा था, अब इसको कहीं उठ के जाना है, मुंबई जाके रह जाना है। अब यहाँ पे जो बस रहा था तो गाय है, भैंस है, बैल है, चावल है, बहुत कुछ, चूंकि पैसा की तो जरूरत नहीं था वहाँ पे, पैसा तो था नहीं, पूरा सामान ही था, तो सब कुछ इकट्ठा जमा है। अब मुंबई अगर जाएगा कहीं बसने के लिए तो सबको उठा के ले जाएगा, इम्पॉसिबल है ना। तो स्थानांतरण की यहाँ पे प्रॉब्लम होती थी। बंद करो, काटो। तो अब हम जानते हैं मुद्रा के बारे में। तो ये तो पता चल गया आपको कि वस्तु विनिमय में क्या क्या कठिनाई होती थी, ठीक है। अब हम जानते हैं मुद्रा विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो जब मुद्रा का आविष्कार हुआ, और आपको पता है मुद्रा का सबसे पहले जो आविष्कार हुआ वो चीन में हुआ था, ठीक है। और कागजी मुद्रा भी या सिक्कों का मुद्रा जो बोले सब के सब चीन में आविष्कार हुआ। अब जानते हैं मुद्रा के कार्य क्या है। तो इससे पहले ये जान लीजिए मुद्रा है क्या। एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि मुद्रा है क्या। तो मुद्रा एक व्यापारिक जीवन यानी कि औद्योगिक जीवन, या तो फिर आप बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था, जो जीवन आप गुजार रहे हैं, ये गुजारने का एक रीढ़ की हड्डी की तरह साबित होता है कि अगर मुद्रा नहीं रहेगा तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना। मतलब अब जितने सारी जो परेशानियां हो रही थी, अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस चीज़ की मदद से हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस चीज़ की मदद से किसी चीज़ का आवश्यकता को पूरे करते हैं, उसी को तो मुद्रा बोलते हैं। और वो क्या है? पैसा है, मुद्रा है, जिसकी मदद से हमको जो चाहिए वही मिलेगा। तो आजकल तो मुद्रा ही बोलता है। अब इसके कार्य के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले एक जाने प्रोफेसर हार्टले विट्स ने बोला था, हार्टले विट्स से बोला था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करते हैं। ये आप लाइन याद रखें, प्रोफेसर हार्टले विट्स ने बोला था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ठीक है। अब जानते हैं मुद्रा के कार्य के बारे में। यहाँ देखिए मुद्रा के कार्य क्या है, देखिए यहाँ पे विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का संचय, क्रय शक्ति का हस्तांतरण, साख का आधार। अब देखो जब मुद्रा का जब आविष्कार हो गया है, मुद्रा का जब आविष्कार हो गया है तो क्या हुआ? विनिमय का माध्यम आराम हो गया, विनिमय का माध्यम आराम हो गया, है ना। हम आराम से किसी चीज़ का विनिमय कर सकते हैं, किसी उसकी मदद से किसी दूसरे चीज़ को खरीद सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ जाओ वहाँ खरीद लो, विनिमय कर लो, है ना। विनिमय मतलब लेन देन, हमको कुछ लेना है तो ले, उस सबका एक रेट फिक्स हो जाएगा कि 2 रुपये में ये मिलेगा, 10 रुपये में ये मिलेगा, 5 रुपये में ये मिलेगा, 100 रुपये में ये मिलेगा। तो आपको पता है, और शुरू में पहले जब मुद्रा नहीं था तो बाप रे, अब इतना सारा एक जानवर दो तो एक ठो ये लो, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम होता था, जो आपके सामने यहाँ पे पेश किया मैंने।
मूल्य का मापक भी आराम हो गया कि कौन सा किस सामान की कीमत कितनी है, आराम से आप माप सकते थे। तो पहले तो ये सब प्रॉब्लम आ रही थी कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जब मुद्रा का जब आविष्कार हो गया तो मूल्य का मापक भी क्लियर हो गया। एग्जाम में आपको सवाल में आएगा कि मुद्रा का कार्य क्या है, सब्जेक्टिव सवाल आएगा, तो आप ये कार्य पॉइंट याद रखेंगे और पॉइंट को आप अपने से एक्सप्लेन करेंगे। जितना अच्छा होगा आप अपने से एक्सप्लेन करोगे सबसे बेहतर होगा। कॉपी जब जांचेगा तो आप उसको लगे वाव क्या लिखा है, ठीक है। तो आप इसको समझ के, जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जो वस्तु विनिमय की जो प्रणाली है, जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो कठिनाइयां हो रही थी, तो इन ये जो लिखा मैं पॉइंट 6 पॉइंट है, इसको आप पॉइंट को याद रखो। बाकी तो आपके अंदर क्या इसके प्रति जाग रहा है, क्या सोच रहे हैं, है ना, वो आपको कम से कम 4 लाइन 5 लाइन लिखना है, तो सब्जेक्टिव बन जाएगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हार्ड नहीं, बस पॉइंट। जब भी सब्जेक्टिव याद करने की बात आए तो आपको पॉइंट टू पॉइंट याद करना है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव याद हो जाएगा, कोई लॉन्ग नहीं है। फिर देखो मूल्य का मापक समझ में आ गया। विलंबित भुगतान का मान, मतलब लेट से हमको भुगतान करना, तो कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपये किसी सुधार लिए, 100 रुपये दे दिए ना, तो बेचारा को कुछ गया, क्योंकि जैसे कि बोलता ना कि गाय दिया, अब गाय तो दिया तो गाय तो मिल जाएगी 2 साल बाद या 1 महीना बाद, लेकिन 1 महीने में गाय से दूध गार के पी लिया तो उसको बेचारा खल जाता है, यार गाय मेरा है, 1 रुपया हमको फायदा नहीं हुआ, दूध पी लिया, खलता है ना। लेकिन मुद्रा आप 100 रुपये किसी के दोस्त को दीजिएगा कि 1 महीना में दे देंगे भाई, हाँ ठीक है ले लो ना 1000 रुपया, अगर है तो 1000 दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप चाहो तो अब इसको ब्याज के रूप में भी बहुत लोग करते हैं कि ब्याज लिया, है ना, जिसको बोलते हैं ब्याज, है ना, तो सूद हो गया, ब्याज लिया तो ब्याज पे भी भुगतान कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर फायदा नुकसान अगर ऐसा दिखना है तो। फिर है मूल्य का संचय, मतलब मूल्य का जमा करना भी एकदम आराम हो गया। आराम से मूल्य का संचय हम लोग कर सकते हैं, मूल्य का संचय हम आराम से कर सकते हैं। जैसे कि अपना मूल्य हम बैंक में जमा कर दिए कि आने वाला टाइम में मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, मूल्य का संचय हो रहा है ना। घर में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कभी कभी मुद्रा का विमुद्रीकरण, वो कभी कभी, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को मुद्रा का विमुद्रीकरण किया था, है ना, जिसमें से 500 रुपया और 1000 रुपया का नोट चेंज हो गया था। तो वो कभी कभी रेयर केस में ऐसा आता है, वो बार बार नहीं आता। तो आप चाहे तो मुद्रा को जमा करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बैंक तो बहुत अच्छा साधन है मुद्रा जमा करने का। तो मुद्रा मूल्य का संचय करने का बहुत अच्छा साधन बन गया कि भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए हम मुद्रा को संचय कर सकते हैं, बैंक बैलेंस बना सकते हैं, या तो LIC वगैरह बहुत कुछ ऐसा है जो मूल्य का संचय हो तो हो रहा ना, कि हम वहां जमा कर रहे हैं, कुछ हमको प्रॉफिट मिलेगा 10 साल बाद 5 साल बाद, तो ये है मूल्य का संचय। फिर है क्रय शक्ति का हस्तांतरण, मतलब क्रय मतलब बेचने का शक्ति। पहले जब होता था, जो वस्तु विनिमय का जब प्रणाली चल रहा था, तो आप हमी में क्रय हो सकता था, है ना, हम देखें सामान, अच्छा गाय है तो गाय ले लिया और चावल दे दिया। लेकिन अब ऐसा तो इजी है, पैसा तो है तो इजी है, लेकिन दूर दूर से भी क्रय होने लगा। अब हमको कहीं और से, अभी तो देखिए ऑनलाइन का सामान आ गया, हमको फ्लिपकार्ट से मंगाना है मोबाइल, पैसा पेड करो, वहां गया तुरंत मोबाइल आ गया, मतलब ऐसा है, ठीक है। बाहर जो व्यापारी जो व्यापार करते हैं जी, तो वो तुरंत बैंक से पैसा ट्रांसफर किया, वहां से उसका सामान आ गया। अब इतना आसान हो गया कि मूल्य का जो है क्रय शक्ति का हस्तांतरण हो गया। कुछ बेचना है तो आराम से बिक गया, है ना। तो पहले ऐसा नहीं होता था, जो लेने वाला देने वाला यानी कि बेचने वाला खरीदने वाला सेम टू सेम सामने हुआ करता था। तब तो जो देखेगा ना भाई कैसे है, कैसा चावल है, कैसा दूध है, कैसा दही है, तो सब देखेगा तभी तो लेगा। चलिए अब यहाँ पे साख का आधार एक समझ लीजिए। साख का आधार के मतलब से वर्तमान में इसका बहुत काफ़ी मतलब प्रचलन हो गया। साख के मतलब होता है विश्वास। इसके बारे में अभी आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि चेक वगैरह हो गया, या तो फिर आप हुंडी होता है, या तो फिर प्रपत्र होता है। जैसे बैंक गए हैं, किसी को चेक देना है, तो चेक कैसे दीजिएगा जब आप पे उस पर विश्वास होगा, है ना। तो एक मुद्रा का एक साख का आधार बन गया है। मुद्रा मतलब आपके पास मुद्रा रहेगा नहीं, एक आधार दे दिए कि इसके मदद से आप मुद्रा का उपयोग कर सकते हो। यही है साख का आधार। फिलहाल साख के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। काटिए। अब जानते हैं यहाँ पे मुद्रा क्या है। एक बड़ा सवाल था, मैं आपको बताया था मुद्रा क्या है। तो अलग अलग अर्थव्यवस्था वाले जो अर्थशास्त्री जो थे, अलग अलग अर्थशास्त्री ने यहाँ पे 4 अर्थशास्त्री का नाम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के व्यू के लिए। इसमें के 1-2 सवाल से हार्टले विट्स के बारे में ही मैं बता रहा था, इससे ज़्यादा सवाल आता है। बाकी इसको भी जान लेना जरूरी है। एक लाइन का तो आपको तो याद करना ईजी है, आप लोग तो याद करने के माहिर है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे बोलता है, प्रोफेसर हार्टले बोलता है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मतलब मुद्रा का ही कार्य करते हैं। लोहा लोहा क्यों काटता है, सुने कि नहीं। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है।
कोलबर्न बोलता है कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान करता है। ये भी सही बोला। सभी का जो परिभाषा है, सभी का जो डिफिनेशन सभी दिए हैं अर्थशास्त्रियों ने, सभी का डिफिनेशन एकदम बिल्कुल सही है, किसी का डिफिनेशन कट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बोला मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक है, मूल्य माप मतलब किसी वस्तु का मूल्य कितना है, कि इस किताब की कीमत कितनी है, और उसका भुगतान का साधन है। कौन है? मुद्रा। ये कौन बोलते हैं? कोलबर्न बोलते हैं, याद रखेंगे। नैप नाम का एक अर्थशास्त्री है, बोलता है कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है, कोई भी वस्तु हो, ये ठीक बोले, ये भी ठीक बोले कि कोई भी वस्तु, जैसे कि अभी जो मुद्रा यूज करें, कागज का मुद्रा यूज करें, अब कागज है, कागज को राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा उसको मुद्रा घोषित कर दिया। कोई भी वस्तु हो, जैसे कि अब हम सिक्का यूज कर रहे हैं, तो तांबा वाला सिक्का, तांबा वगैरह मिलकर बनता है, तो आप तो खुद से भी, आप बहुत से लोग हैं खुद से बना सकता है, लेकिन जब तक उस पर राज्य का मुहर नहीं लगता है, सरकार का मुहर नहीं लगता, वो मुद्रा मान्य नहीं होता है। आप अगर अपने से, या नोट जो होता है 500 का जो नोट होता है, उसको अगर क्या होता है, कलर प्रिंट करा लो, ठीक है, कलर प्रिंट करा के चल जाओ मार्केट में, कोई लेगा? कोई नहीं लेगा, क्योंकि पता चल जाएगा वो ये कागज सही नहीं, क्योंकि उस कागज का मान्य नहीं मिला है, सरकार ने उस कागज की मान्यता नहीं दी है। तो कोई भी वस्तु जो राज्य सरकार द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है, ये बताया नैप बोलते हैं। सेलिगमैन बोलते हैं कि मुद्रा वह है जिसे स्वीकृति प्राप्त है। वही बात है, मुद्रा वह जिसे स्वीकृति प्राप्त है, जिसको लोग स्वीकार कर, जिसे सरकार ने स्वीकार कर ले कि ये मुद्रा है ना, वही यहाँ पे स्वीकृति प्राप्त है। उसके बाद मुद्रा के बारे में तो अब तो बहुत कुछ यहाँ पे प्रचलित हो गया, जो मुद्रा का बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ गया एटीएम वगैरह आ गया। एटीएम जिसको आप क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मुद्रा बोलते हैं। एटीएम हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत आता है। इसका आप इस्तेमाल आराम से, और बहुत काफ़ी प्रचलन हो गया है। अब तो बैंकों में लाइन, नंबर लगाने की, लाइन लगने की जरूरत नहीं पड़ता है। एटीएम आपके पास है, जाओ तुरंत फटाफट कर लो। और तो अब तो और भी ईजी हो गया, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह बहुत कुछ, मतलब अर्थव्यवस्था एकदम स्ट्रॉन्ग अगर हो रहा तो ये मुद्रा का। और आप भी जानते हैं कि किसी भी देश का अर्थव्यवस्था अगर सही है या गड़बड़ है तो ये सब पैसा पे डिपेंड करता है। ओके, रोक दीजिए। ओके, अब हमारा है मुद्रा का विकास। अब जैसे मुद्रा तो आविष्कार हो गया, अब मुद्रा अगर विकास हुआ है तो विकास कैसे हुआ है, ये बारे में बात करते हैं। मुद्रा विकास कैसे हुआ है, तो यहाँ देखिए मुद्रा का जो विकास हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय, वस्तु का जो विनिमय जो हम लोग करते हैं वो पहले वस्तु का विनिमय करते थे, तो वस्तु का विनिमय मतलब लेन देन माध्यम, लेन देन करते करते मुद्रा का विकास हुआ। जैसे वस्तु विनिमय करते करते तो मुद्रा का नाम आया ना। अगर वस्तु विनिमय की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, सब कुछ सभी के पास हो जाता, तो फिर लेन देन होता ही नहीं, तो मुद्रा का आविष्कार नहीं होता। तो वस्तु विनिमय सबसे पहला चीज हुआ, तो वस्तु विनिमय हुआ, तभी तो मुद्रा का आविष्कार हुआ। मुद्रा की आवश्यकता पड़ा कि ना यार वस्तु विनिमय करने में कठिनाइयां हो रही है, तो चलो इसको साइड करो। धीरे धीरे विकास होता रहा, आदमी का मानसिक जो है बढ़ते रहा, तो मुद्रा की खोज हो गई फिर, है ना। वस्तु मुद्रा, वस्तु मुद्रा मतलब पहले जमाने में कुछ वस्तु को मतलब लिमिट कर दिया गया था कि इस वस्तु को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे चावल हो गया, जैसे जो जरूरी चावल, गेहूं, जानवर वगैरह जो भी हो, वो उस समय में निश्चित कर दिया गया था कि इसको मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करना, तो उसको वस्तु मुद्रा कहा जाता है। धात्विक मुद्रा जो अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पहले पीतल हो गया, तांबा हो गया, धात्विक मुद्रा का इस्तेमाल। अब धात्विक मुद्रा इतना सारे होने लगा, आदमी भी पर्सनली धात्विक मुद्रा बनाने लगा, तो फिर इसका संचय करना जमा हो गया, है ना। संचय करना मुश्किल होना, जमा करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो धात्विक मुद्रा भी विफल रहा अभी फिलहाल, है ना। और हम लोग अभी धात्विक मुद्रा इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत प्रॉब्लम भी उसमें होती है। उसका सिक्के आया, सिक्का जैसे कि सोने की सिक्का, चांदी की सिक्का, इस तरह है, ताकि लोग जो है ना ज़्यादा इसका भंडार नहीं हो, इसलिए सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के इस तरह करने लगा। अब जब पत्र मुद्रा जब आ गया, तो पत्र मुद्रा में देखा गया है, पत्र मुद्रा वो वही जो नोट है, जो यूज करते हैं, नोट 10 का नोट, 20 का नोट, ये जो नोट यूज करते हैं, तो जब देखा गया सिक्के जो है, सिक्के के भी कुछ प्रॉब्लम। अब जैसे जाइए ना सिक्के ले जाने के लिए, दुकान में सिक्के दीजिए तो सिक्के लेने के लिए इनकार करेगा, यार सिक्का क्यों दे रहे, मुझे नोट दे दो, है ना, आप लोग भी बोलते हैं। तो सिक्का क्या था, उसको जमा करने में प्रॉब्लम, उस दूसरी बात एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में प्रॉब्लम, तो इस सिक्के का भी कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होकर आ रही है। तो सबसे बेहतर तरीका अगर मुद्रा का यहाँ पे है तो वो पत्र मुद्रा है। पत्र मुद्रा बोले तो हम लोग जो नोट इस्तेमाल करते हैं ना, वही तो हमारा है पत्र मुद्रा। जो हम लोग नोट इस्तेमाल करते हैं वही क्या है, हमारा पत्र मुद्रा है। तो इसमें हम देखेंगे पत्र मुद्रा में, जैसे कि हम कौन कौन सा नोट इस्तेमाल करते हैं, 10 का नोट इस्तेमाल करते हैं, 20 का, 50 का
और 100 का और 500 का, और अभी तो 1000 तो चलने रहा ना, तो 2000 का नोट इस्तेमाल, इतना सारा नोट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिक्का भी है। अब यहाँ पे जो नोट जारी करती है आरबीआई, याद रखेंगे आरबीआई जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है और इसके द्वारा ये सब नोट जो है जारी किया था। अब 1 रुपये का भी पहले नोट आता था, ठीक है, और 1 रुपये का सिक्का भी आता है। तो 1 रुपये का नोट हो या 1 रुपये का सिक्का हो, इसको जो है ना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपये का नोट या 1 रुपये का सिक्का जारी किया जाता है। तो सवाल एक इम्तिहान में आ सकता है कि 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन रहेगा आरबीआई या भारत सरकार या फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो याद रखें 1 रुपये का नोट हो या सिक्का हो, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और ये सभी जो बैंक, ये सब जो रुपया है, 5 रुपया भी आप जोड़ रहे हैं, 5 रुपये का भी नोट होता है, 5, 10, 20, इस सभी के सभी कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। और अभी तो जान रहे नोट तो एकदम रंग बिरंगी आया हुआ है, लगता है खिलौना टाइप का लगता है ना, मजा भी आता है देखने में। तो ये सब था। और नेक्स्ट है साख मुद्रा। साख मुद्रा में होता क्या है कि जैसे कि इसके अंतर्गत क्या है ना, चेक, हुंडी वगैरह, बैंक ड्राफ्ट आता है। साख अभी इसका भी प्रचलन काफ़ी होने लगा है। साख मुद्रा जैसे कि हमको कहीं जाना है, अब हम मेरे पास एटीएम नहीं, या तो किसी को पैसा भेजना है, तो हम बैंक ड्राफ्ट बना करके उसको देते हैं, है ना। किसी को देना है पैसा, अब पैसा देंगे तो बोले यार सरकार ऐसा पैसे क्यों दे रहे हैं, मुझे छीन लेगा, चोरी हो जाएगा। तो बोला यार ठीक है मैं अपना चेक काट के देता हूँ, चेक काट के दे देगा, फिर वो कहाँ जहाँ जाएगा वहाँ भंजा लेगा। तो उस तरह साख मुद्रा के अंतर्गत आता है। अब इसी के अंतर्गत, साख मुद्रा के अंतर्गत हम देखते हैं प्लास्टिक मुद्रा। अब प्लास्टिक मुद्रा में कौन कौन आता है, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। प्लास्टिक मुद्रा का मतलब जैसे एटीएम को आप देखें ना, छुए होंगे, कैसा लगता है प्लास्टिक, रियली प्लास्टिक का ही बना होता है। एटीएम का फुल फॉर्म जानते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। तो यहाँ पे जो साख मुद्रा है, तो बहुत सारे बैंक है भारत में, आरबीआई हो गया, आरबीआई नहीं एसबीआई हो गया, पंजाब हो गया, बहुत सारा जो है लोगों को चेक प्रोवाइड करती है, बैंक ड्राफ्ट देती है ना। तो बहुत सारे बैंक हैं अपना काम करते हैं। प्लास्टिक मुद्रा के बारे में यहाँ पे जानते हैं, एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन 24 आवर ओपन रहता है, आप जान जिस टाइम, लेकिन हाँ पैसा तो रहना चाहिए, बिना एटीएम है पैसे नहीं तो फायदा क्या होगा, है ना। तो एटीएम आपके पास है तो आराम से पैसा निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एक यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आता है। क्रेडिट कार्ड जो बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है, उसमें पैसा इकट्ठा रहता है, या तो लिमिट रहता है कि 30,000 40,000 पैसा उसमें दे दिया आपके क्रेडिट कार्ड में, ठीक है। और आपको वहाँ पे टाइम फिक्स कर दिया कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हो तो 1 महीने के अंदर जितना पैसा था पहले से 30,000 50,000 उसको आपको फिल करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर टैक्स कुछ लगेगा, है ना। तो अब जिसके पास बंदा के पास क्रेडिट कार्ड होगा तो जाएगा, अब क्रेडिट कार्ड है, कुछ सामान खरीदना है, टीवी खरीदना है, तो कार्ड को स्विप करेगा और पैसा निकाल लेगा, पैसा उसको भुगतान कर देगा। तो और डेबिट कार्ड के एटीएम समझ लो कि तीनों क्या है, ये प्लास्टिक मुद्रा ही है, प्लास्टिक मुद्रा है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया प्लास्टिक मुद्रा अच्छी तरीके से, है ना। और इसी तरह से डेबिट कार्ड के बारे में महत्व समझ गए आप लोग। रोकिए, अब हम जान लेते हैं मुद्रा का महत्व क्या है, मुद्रा के आर्थिक महत्व। तो आप जान रहे मुद्रा जो वर्तमान में मुद्रा काफी महत्व रखता है। अगर मुद्रा को हटा लिया जाए, मैं शुरू में बताया था कि अगर मुद्रा को हटा लिया जाए तो अर्थव्यवस्था जो है कहीं भी किसी देश का आर्थिक व्यवस्था बोलो, अर्थव्यवस्था एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना। यानी कि चाहे वो देश कितनों प्रगतिशील क्यों ना हो, है ना, चाहे उस देश में क्या बोलते हैं उसको, पूंजीपति हो या तो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, या क्या बोलते हैं उसको, अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अगर मुद्रा नहीं रहा तो सब के सब खत्म हो जाएगा। एक अर्थशास्त्री है जिसका नाम है ट्रेस्कॉट, क्या नाम है, ट्रेस्कॉट नाम है। वो बोलता है मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत से आवश्यक है। क्या बोलता है, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं, अगर मुद्रा अर्थव्यवस्था का अगर हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य है ना। इस तरह ये कौन बोलता है, मुद्रा के लिए टेक्सॉल बोलते हैं। फिर एक है मार्शल क्या बोलता है, मार्शल बहुत अच्छी बातें यहाँ पे बताता है इस मुद्रे के बारे में। मार्शल बोलता है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ इर्द गिर्द पूरी विश्व संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था जो है चक्कर काट रही है। जाहिर सी बात है मुद्रे ही तो है जो अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किए हुए बनाए हुए। किसी देश का अर्थव्यवस्था अगर बढ़ रहा घट रहा तो सब के सब मुद्रा का, यानी कि जितना अगर आंख उठाकर देख ले जाए तो सब मुद्रा के। तो मार्शल क्या बोलता है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ
पूर्ण आर्थिक विकास जो है चक्कर काट रही है ना, जिसके चारों तरफ क्या हो रहा है, चक्कर काट रहा है। फिर एक क्रॉथर नाम का एक अर्थशास्त्री, क्रॉथर, क्या नाम है, क्रॉथर, वो बोलते हैं ज्ञान की प्रत्येक शाखा की अपनी अपनी मूल खोज होती है ना। ज्ञान की, जैसे हम ज्ञान को हाजिर करना है, कुछ कोई चीज ज्ञान लेना है, तो सबका अपना अपना एक खोज होता है। जैसे विज्ञान के लिए अग्नि बोला गया, राजनीतिक शास्त्र में बोला कि वोट चाहिए, तब तो राजनीति। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में, आर्थिक जीवन में मुद्रा बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र के अलग अलग जो डिमांड है, उसी तरह से मनुष्य को अपनी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, अपने आर्थिक जीवन चलाने के लिए मुद्रा भी बहुत जरूरी है। एक मुझे अंग्रेजी का पंक्ति एक दिया हुआ था आपकी किताब में, मनी 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 ब्राइट दैन सनशाइन, मनी 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 ब्राइट दैन सनशाइन स्वीटर दैन हनी। समझ आ रहा, मनी मनी मतलब पैसा पैसा पैसा, ब्राइट दैन सनशाइन मतलब समझ आ रहा ना, जो सनशाइन जो निकलता है सूरज, उससे भी चमकीला, स्वीटर दैन हनी, हनी जो होता है ना, जो शहद होता है, उससे भी काफी मीठा कौन है, पैसा है। तो पैसे ही तो है, पैसा नहीं रहेगा तो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। आजकल आदमी जो भी कर रहा सब के सब क्या है, पैसे पे डिपेंड करता है। इसका हिंदी में अगर बोला तो मुद्रा 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 बोलिए, सूर्य प्रकाश से भी अधिक चमकीला, हाँ बिल्कुल, सूर्य प्रकाश से भी अधिक चमकीला कौन है, मुद्रा है। और मधु से भी अधिक मीठा, मधु बोले तो शहद जिसको बोलते हैं, हनी बोलते हैं, उससे भी ज्यादा मीठा कौन है, मुद्रा तो है। तो अब यहाँ पे पता चल रहा क्या कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए, आधुनिक अगर विश्व देखा जाए तो जो उद्योग है एक तरह से मुद्रा रूपी जो एक धारण वस्त्र पहनी हुई है। अब वो किसका वस्त्र है, वो मुद्रा का वस्त्र है। तो ये मुद्रा का सारा देन है, पूरा ढांचा यहाँ पे है। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, मुद्रा से लाभ। अब मुद्रा से हमको क्या क्या लाभ, सवाल में भी आता है कि मुद्रा से क्या क्या लाभ है, तो इसको समझेंगे। और आपको पता है कि हर देश का मुद्रा का अलग अलग नाम भी है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। मुद्रा से लाभ क्या है, मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ हो, मतलब हमको जो मर्जी खरीद सकते हैं, ये तो फायदा वो मुद्रा का। उपभोक्ता मतलब जो हम मर्जी है उसको खरीद सकते हैं। जैसे हम कहे कोई चीज़ गए खरीदने के लिए, तो हम मेरे पास 100 रुपया है, हमको 2 रुपये की खरीदना है, 50 रुपये की ये खरीदना है, 10 रुपये कॉपी करना है, तो जो मर्जी खरीद सकते हैं। तो उपभोक्ता को क्या हुआ, फायदा हुआ। मुद्रा से उत्पादक को लाभ हुआ, मतलब जो उत्पादन करें जो था उसको भी फायदा हुआ कि जैसे हम उत्पादन किए भाई, तो हर चीज़ का अलग अलग रेट फिक्स है कि ये इतना है, ये इतना है, ये इतना दाम का, ये इतना दाम का। अगर नहीं रहता तो फिर 2 रुपये वाला सामान भी 10 में बिकता और 500 रुपये वाला सामान भी 10 में बिकता, तो फिर दिक्कत होता। तो उत्पादक को लाभ हुआ मुद्रा से। दूसरी बात यहाँ पे है, मुद्रा से उत्पादक को लाभ ये हुआ कि उत्पादन करने की जो सामान है, जो सामग्री है, उसको जैसे कोई चीज़ हमको उत्पादन करना है तो उसके लिए सामग्री की जरूरत पड़ेगा, वो भी कहीं ना कहीं खरीद के लाएगा तभी तो उत्पादन करेगा, है ना। जैसे कोई मशीन बनाएगा तो मशीन के लिए पार्ट्स पुर्जा चाहिए उसको, तब पार्ट्स पुर्जा खरीदेगा, तो उसके लिए मुद्रा का ये उत्पादक करने वाला भी लाभ हुआ। मुद्रा और साख, तो आप जानते हैं मुद्रा और साख एक मुद्रा का आधार है। जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, है ना, तो छोटे बहुत से बैंक होता है जो पैसा, जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक वाला क्या करता है, किसी को प्रोवाइड करता है, साख देता है, मतलब वो चेक दे दिया या तो उसको लोन दे दिया, इसके रूप में उसको देता है। विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां का निराकरण, क्लियर आपके सामने, जो विनिमय प्रणाली दूर हो गया मुद्रा से, तो यही फायदा हुआ ना कि विनिमय प्रणाली जो कठिनाइयां जो हो रही थी, जो मैं 6 कठिनाइयां मैं आपको बताया था, उन सभी कठिनाइयों को दूर किया गया है। मुद्रा और पूंजी का तरलता, आराम से पूंजी तरलता मतलब कि हमको जिसको जो जितना चाहिए पूंजी आराम से इस्तेमाल कर सकते, तरल समझ लो हो गया है। तरल कहने का मतलब यह है कि मुद्रा और पूंजी मतलब कुछ कम पूंजी हमको जमा करना है, तरल करना, उसको आराम से हम कर सकते हैं मुद्रा की सहायता से। मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता, तो पूंजी की गतिशीलता भी इसमें आया है, यानी कि मुद्रा की पूंजी की गतिशीलता का मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ एक दूसरे से हम लेन देन कर सकते हैं। जैसे होता ना कि एक देश से दूसरे, एक ही देश में, अपने ही देश में क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आप मुद्रा और पूंजी का गतिशीलता आप अनेक दूसरे देश को भी कर सकते हैं, दूसरा देश में भी आप इसको दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ भारत देश में या अपने ही देश में मुद्रा का ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो मुद्रा का ये गतिशीलता आया, पूंजी की भी गतिशीलता आया, ठीक है। मुद्रा और पूंजी का निर्माण, है ना, पूंजी का निर्माण जैसे कि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, है ना, ब्याज मिल रहा है हमको, तो पूंजी हमको निर्माण होगा, है ना, आगे जाकर हमको पूंजी, इसको हम पूंजी बना सकते हैं। तो ये होता है मुद्रा और पूंजी का निर्माण। मुद्रा और बड़े पैमाने का उद्योग, जी बिल्कुल सही, मुद्रा की सहायता से हम बड़े बड़े पैमाने का उद्योग स्थापित कर सकते हैं।
है ना। मुद्रा और आर्थिक प्रगति, अब जब आपके पास मुद्रा जब आपके पास मुद्रा रहेगा तभी तो आर्थिक प्रगति रहेगा, है ना। मतलब आपके पास आर्थिक विकास होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। किस पे? अगर किसी व्यक्ति का आर्थिक बहुत स्ट्रांग है तो क्या आर्थिक, जैसे ही आर्थिक का आ जाए तो समझना मुद्रा उसके पास है, तो मुद्रा के कारण ही उसका आर्थिक प्रगति आएगा, है ना। मुद्रा और सामाजिक कल्याण, जाहिर सी बात है मुद्रा जब आपके पास रहेगा तो समाज के कल्याण कैसे करेंगे? कोई भी सरकार बनती है या कोई भी विधायक बनता है, कोई भी मुखिया बनता है, किस लिए बनता है? पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो काम करेंगे, कुछ पैसा उसको बचेगा, कुछ पैसा ये, तो समाज के कल्याण करेंगे, है ना। तो समाज के कल्याण मतलब देखा जाए आंख उठा करके अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया हूँ सभी के सभी केंद्रित कहाँ पे? सिर्फ मुद्रा पे है। सब सारी बातें मुद्रा पे आ रहा, मतलब मुद्रा नहीं है तो सब अस्त व्यस्त, पूरा बेकार। और आप आंख उठा करके देख लो, जितने सारे लोग हैं, जितने सारे कुछ भी जो भी कर रहे हैं, सब के सब कहीं ना कहीं मतलब है कि मुद्रा के ही बारे में करें, मुद्रा ही चाहिए उसको, मुद्रा ही चाहिए हर किसी को। आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मानसिक है कि हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तब जाकर के हम कुछ अच्छा जॉब लेंगे, है ना, तो हमको पैसा मिलेगा। मानसिक जाहिर नहीं करते लोग, जाहिर नहीं करते, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसी से जाके कनेक्टेड हो जाता है। माँ बाप पढ़ा क्यों रहा? यही कारण कि पढ़ेगा, अच्छा जॉब मिलेगा, शादी ब्याह करेंगे, क्या है? अच्छा जगह शादी करेंगे, क्या है? पैसा अच्छा वाला आएगा, तो जाहिर सी बात है। तो कहीं ना कहीं दिमाग कहाँ जा रहा? मुद्रा पे जा रहा। कल्याण, समाज की कल्याण कौन करेगा? जब अच्छा पढ़ा लिखा रहेगा तभी तो पैसा आएगा। बिना आपके पास पैसे नहीं है, अच्छा पढ़ा लिखा बहुत बन जाइए, पैसे नहीं है तो समाज का कल्याण क्या खाक करेंगे? कभी नहीं हो सकता, पैसा चाहिए उसके लिए, है ना। ओके, तो अब हम लोग जितना भी सुने हैं, जितना पढ़े, सब मुद्रा के बारे में पढ़े हैं। अब हमको पढ़ना है बचत के बारे में। तो बचत तो खैर जानते हैं, कमाया कितना, खर्च कितना किया और बचा कितना, यही तो है ना। बचत का मतलब तो ये हुआ कि आपका जो इनकम हो रहा, जो आय हो रहा, जो इनकम हो रहा, और उसके बाद उपभोग कितना कर रहे हैं, उपभोग का मतलब उसका इस्तेमाल कितना कर रहे हैं, किसी वस्तु पे इतना खर्च कितना कर रहे हैं। तो जितना कमाए और उसके बाद कितना खर्च किए, तो खर्च करने के बाद कुछ ना कुछ तो बच गया होगा ना, ऐसे थोड़ी पूरा लुटा दिए होंगे, ऐसे तो नहीं, है ना। जब आप त्यौहार में कुछ पैसा मिलता है तो देखते हैं कुछ ना कुछ तो बचाते हैं कि किताब भी लेना है, कॉपी भी लेना है, याद आता दिमाग में कभी कभी, और कुछ कुछ ऐसा तो उड़ा दो फटाफट, क्या दिक्कत है, फिर मिलेगा नेक्स्ट टाइम, है ना। तो सेविंग मतलब ये होता है कि इनकम माइनस कंजप्शन, यानी कि आय और उपभोग का जो अंतर है वही क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। आय उपभोग का जो अंतर है वही क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। एक अर्थशास्त्री जो है बचत के बारे में बताते हैं, जिसको नाम है क्रॉथर। क्या नाम है? क्रॉथर ने बोला था कि किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है। किसी व्यक्ति का जो बचत, जैसे मान लो मैं, ठीक है, किसी व्यक्ति का बचत जो है उसकी आय का वह भाग है जो उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं करता। जाहिर सी बात है, जब आप कुछ खरीदिएगा नहीं तो बच जाएगा। जैसे मान ली कोई आदमी कमाया कितना, 2000 रुपया मान लेते, कोई आदमी कमाया, अब ये खर्चा ही नहीं किया तो 2000 रुपया क्या बच गया उसका। यानी कि सिंपल सी बात है, जिस पैसा को हम खर्च नहीं करेंगे वो हम पैसा क्या होगा? बच जाएगा। अब इसमें से हम 200 रुपया खर्च नहीं करेंगे, 1800 रुपया खर्च कर लेंगे तो 200 रुपये क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो क्रॉथर बोला था किसी व्यक्ति का जो बचत है ना, किसी व्यक्ति की जो बचत है वो आय का वह भाग है जो उपभोग नहीं करता है, उपभोग में मतलब व्यय नहीं करता है, पैसा खर्च नहीं करता है। तो सिंपल सी बात है, ये क्रॉथर बोला था। ये सब आप डिफिनेशन याद रखेंगे, ठीक है, आपको बहुत काम आएगा। चलो अब हम पढ़ते हैं साख के बारे में। रुको, ओके, तो अब हम जानते हैं साख के बारे में, है ना। साख क्या है? तो साख के मतलब होता है, साख के मतलब क्या होता है? साख मतलब होता है विश्वास, है ना। साख के मतलब विश्वास। अब आप किसी पे विश्वास करेंगे तभी तो कोई चीज़, हम साख मतलब इसके अंतर्गत देखो बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी, है ना। साख पत्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी और साख के आधार क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले जान लें साख के मतलब क्या? विश्वास, किसी पे विश्वास होना, वो साख कहलाता है। और जब किसी पे विश्वास होता है तो अपना दिल भी निकाल के उसको दे देते हैं। तो पैसा क्या चीज़ है ना, बिल्कुल। तो जैसे कि इस कहने का मतलब ये है कि जब साख की जब बात आ जाती है तो इसमें दो आदमी यहाँ पे आता है, एक तो लेने वाला, एक देने वाला, एक ऋणदाता, एक कर्जदाता। ऋणदाता और कर्जदाता, ये दो पॉइंट आता है यहाँ पे साख, है ना। तो साख के दो प्रकार समझ लीजिए, एक ऋणदाता, एक कर्जदाता, एक लेने वाला, एक देने वाला। चूंकि साख में तो वही रहेगा ना, एक लेने वाला रहेगा, एक देने वाला रहेगा। और लेन देन के जो मसला आएगा, जो बातें आएंगी, वो किस पे आएगी? साख। यानी कि जैसे मैं आपको दे रहा हूँ 12 लाख रुपया दे रहा हूँ, 10 लाख रुपया दे रहा हूँ, किस लिए दूंगा? विश्वास है, और वो सोच रहा हूँ कि ये जरूर आदमी लौटा देगा, मुझे विश्वास है, यही साख है। और इसी के आधार पर एक प्रोफेसर
जीड है, प्रोफेसर जीड एक अर्थशास्त्री साख के बारे में बोलते हैं कि साख एक ऐसा विनिमय प्रणाली है, साख एक ऐसा विनिमय प्रणाली है जो निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाती है। बिल्कुल, साख के मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित अवधि के लिए हम पैसा ले रहे हैं और फिर उसको पूरा कर देंगे। तो प्रोफेसर जीड बोलते हैं कि साख एक ऐसा विनिमय प्रणाली है जो इसके माध्यम से विनिमय ही कर सकते हैं हम लोग, है ना। और क्या कहते हैं, एक निश्चित अवधि तक उसको जो है भुगतान हम एक टाइम पे कर लेते हैं। आप देखते हैं साख के मतलब तो समझ गए, साख का सिंपल सा माना है एकदम ठेठ भाषा में, साख मतलब विश्वास, ठीक है। अब विश्वास के माध्यम में बहुत कुछ इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि किसी को साख अगर प्रदान करना है, किसी को साख देना है, विश्वास के बोले तो समझ लो हम साख दे रहे हैं, अब उसके अंदर कोई विश्वास आ रहा, तो किसी को अगर देना है तो पहले तो उसके अंदर विश्वास होना चाहिए कि उस व्यक्ति पे विश्वास होना चाहिए। जैसे कि आप अगर बैंक जाओ पैसा लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए, तो बैंक वाला पे पहले आपको विश्वास होना चाहिए। बैंक वाले को अगर आप पर विश्वास नहीं है तो आपको साख नहीं देगा, जाहिर सी बात है। दूसरी बात, चरित्र देखेगा कि आपका कैरेक्टर कैसा है, क्या आप इसको चुकाने के लायक हैं कि कहीं तो नहीं लेके भाग जाइएगा, है ना। तो उसका चरित्र भी होना चाहिए, ये साख का आधार है। जब किसी को साख प्रदान किया जाता है तो ये बातें सोचनी जरूरी है। और आप भी सोच लीजिए कि अगर अपने दोस्त को अगर 2 रुपया देना है या 1000 रुपया देना है तो ये सारे बातें उसमें होनी चाहिए, तभी तो आप देते हैं, नहीं तो दीजिएगा, नहीं दीजिएगा ना, विश्वास तो रहता तभी देते हैं। चरित्र बोले यार, चरित्र बहुत अच्छा, चरित्रहीन नहीं होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, चरित्रवान, है ना। चुकाने की क्षमता, ये भी देख रही यार, चुका देगा, बंदा काम करता है, उसका नौकरी लगा हुआ, चुका देगा, क्या दिक्कत, दे देते हैं पैसा। तो बैंक में भी इसी तरह दिखाता है कि जब साख देता है, बैंक जो है साख प्रोवाइड करता है ग्राहक को, तो देखता है कि विश्वास है, ग्राहक पे विश्वास बना हुआ है, ठीक है, उसका मतलब लेन देन का मसला हो, वो सब देखते रहता है। चरित्रहीन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चुकाने की क्षमता भी उसके पास देखता है कि ये बंदा ये काम कर रहा है, इसके पास ये है, फैक्ट्री है, ये वो है, ये है, तो आराम से चुका सकता है, तो इसको जितना चाहे उतना। अब जिसके पास जितना क्षमता है उसके आधार पर उसका साख मिलता है। अब कोई बंदा देख रहा कि ये मतलब इसका महीना का जो अर्निंग है 40,000 रुपया है, ठीक है, तो उसको उतने अंतर्गत देगा। अब किसी बंदा का महीना का अर्निंग है 40 लाख रुपया, तो आप तो 20 लाख भी मांगे तो बैंक दे देगी, क्योंकि पता है 40 लाख रुपया तो कमा रहा आराम से। तो पता चल रहा जिसके पास जितना चुकाने की क्षमता होगी ना, उसको उतने ही आधार पर ऋण मिल सकता है। पूंजी संपत्ति, अभी वही बातें मैं बता रहा था, पूंजी आपके पास है, संपत्ति है, देखता है कि अरे पूंजी है, संपत्ति है, चुका देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऋण की अवधि जो टाइमिंग फिक्स किया जाता है कि 1 साल बाद, 6 महीना बाद ये ऋण की अवधि होती है, तो ये इस टाइम चुका देगा। तो ये साख का आधार है। जब आप किसी को साख देते हो या लेते हो तो ये 2 बातें, ये 5 बातें यहाँ पे याद रखना आपको है। और इसमें 2 कैरेक्टर होता है, एक लेने वाला, एक देने वाला, एक ऋणदाता और एक कर्जदाता, ठीक है। आप जानते हैं साख पत्र क्या होता है। साख पत्र के अंदर देखिए इतने सारे बातें आते हैं। साख पत्र जिस तरह से हम कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हमको किसी से पैसा लेना है, बैंक अब हम मेरे पैसा नहीं देगा, वो साख पत्र देगा। साख पत्र में देखिए चेक आ गया, विनिमय बिल आ गया, बैंक ड्राफ्ट आ गया, हुंडी आ गया। तो कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। चेक के तो समझते हैं, जैसे किसी को देना है पैसा, तो मेरे पास पैसा नहीं है, अब हमको बहुत हैंडसम अमाउंट देना है, 2 लाख रुपए देना है, 5 लाख रुपए देना है, तो आप क्या करोगे, उसको चेक काट के दोगे, उस आदमी के नाम वहाँ पे लिख दोगे, तो वो आदमी कहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उससे मान लीजिए मेरे पास चेक है, किसी आदमी का चेक है ना, किसी मान लीजिए मुकेश अंबानी चेक काट के दे दिया 2 करोड़ रुपया मेरे नाम पर, है ना, ऐसा नहीं है, तो दे दिया। अब मैं जा रहा कहीं, अब अगर चेक खो भी गया ना तो कोई गम नहीं है, क्योंकि उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। और चेक का एक रूल होता है कि अगर उस पर डबल हैंड राइटिंग, डबल ओवर राइटिंग हो जाएगा तो चेक अमान्य हो जाता है, ठीक है, ये रूल है। तो वो हेरा भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पैसा मेरे पास रहता तो बड़ा मुश्किल होता यार, फिर तो रोते बैठे। तो चेक का ये काम है। विनिमय बिल मतलब वही भुगतान करने का जो बिल होता है वो होता है विनिमय बिल। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट होता है कि जैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा हमको सेंड करना है, उसको बोलते हैं बैंक ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं, बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं। एक ही बैंक है, अब हमको इस बैंक से दूसरा बैंक में पैसा भेजना है, तो क्या करेंगे, हम पैसा निकालेंगे नहीं, उस बैंक में बैंक ड्राफ्ट एक प्रणाली होता है जिसके माध्यम से हम दूसरा बैंक में पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस सारे जो हो रहे सब
साख पत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे मुद्रा, बचत और साख जो है पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिए है ना। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे है ना, जैसे कि मुद्रा क्या है, चेक क्या है, डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, एटीएम क्या है, ये सब बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन 2 नंबर में 3 नंबर में आते रहता है, जो कि आपको हम अलग से वीडियो बना देंगे और प्रोवाइड करेंगे। क्या आप चाहते हैं, हालांकि आप तो बहुत कुछ बातें यहाँ पे सीख गए हैं है ना, आधा घंटा की वीडियो बहुत सारी बातें आपको मैं सिखा दूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा चाहिए मुझे कमेंट कीजिए। उसके लिए पहले मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है बहुत अच्छे तरीके से, तभी तो आपके सामने हम आकर के पेश करेंगे। ओके, तो वीडियो करते हैं यहाँ पे लास्ट। ओके, बाय, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।